देखिए, हमारा जो चैप्टर हमें अब पढ़ना है उसका नाम है मैथमेटिक्स में थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको तीन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, लेकिन 12th में क्या है ना, इसकी वेक्टर फॉर्म आपको पढ़नी है। जब आप एक नंबर लाइन पे जाते हैं और एक से दो की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेन। लेकिन यहाँ पर एक और नंबर लाइन इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम बोलते हैं तीन डायरेक्शन में जाना, वाई जेड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जाता है तो एक्स डायरेक्शन में जाते हुए ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एक वेक्टर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं आई कैप। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए हम बोलते हैं उसको जे कैप। कोई ऑब्जेक्ट अगर जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए बोला जाता है जेड कैप। जेड नहीं, के कैप। अब ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री देखने में कैसी होती है, उसके लिए आप बनाइएगा एक बॉक्स। ये मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में ये जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से एक एक्सिस इधर जा रही है, एक एक्सिस इधर जा रही है और एक एक्सिस इधर जा रही है। तो इसको आप एक्स, वाई और जेड बोल सकती हैं। अब क्या है ना, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है। जब एक ऑब्जेक्ट तीन अलग अलग एक्सेस से दूरी बनाता है तो उसकी दूरी जो होगी, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस पे है 2 पर, वाई एक्सिस पर है 3 पर और जेड एक्सिस पर है 4 पर। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछूंगा तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए आप ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट पी है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4। तो अगर आपको उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, अगर आपको नॉर्मली ओपी लिखना है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको ओपी वेक्टर लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि वो टू आई कैप है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में टू गया है, थ्री गया है वाई डायरेक्शन और फोर गया है के डायरेक्शन। उसी के साथ अगर वो पूछे कि सिर्फ ओपी का मैग्नीट्यूड बताइए तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर कर देना है। तो जो के बराबर होगा यहाँ पर 4 + 9 + 16 =√29। तो जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से दे। अगर मैं जनरल स्पेस पूछूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जनरली स्पेस में रखा हुआ है, जनरल फॉर्मूला या इंडिकेशन, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आपको लिखना पड़ेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो एक्स डायरेक्शन में गया है आई कैप के साथ, या एक्स यूनिट, वाई यूनिट गया है जे कैप के साथ और जेड यूनिट गया है के कैप के साथ, ऐसे लिख देते हैं। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो हमारा हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का रूट। ठीक है, ये हो गई बेसिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। ये तीन डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता क्या है?
अब देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, तीन डायरेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ दो टर्म आई है नई, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक तो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन और एक है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। अब ये कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो जो चीजें इसमें आएंगी हम उसको फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इधर, इधर और इधर, इन तीन जगह पर है, मतलब एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में है, और यहां से लेकर के यहां तक कोई इसकी पोजीशन है, तो देखिए आपको मैंने इसको बताया था कि आप इसको लिखिए इस तरीके से। ओपी वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा एक्स आई कैप की तरफ, वाई जे कैप की तरफ, और जेड के कैप की तरफ। इसमें जो आपके एक्स वाई और जेड है, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन होते हैं, एक्स वाई जेड। डायरेक्शन कोसाइन होता है एंगल जो एक्स के साथ बनेगा अल्फा, जो वाई के साथ बनेगा बीटा, और जो जेड के साथ बनेगा गामा। इसको हम लिखते कैसे? अगर आपको कॉस अल्फा लिखना है तो कॉस अल्फा होता है एक्स कितना गया अपॉन टोटल, यानी कि एल। एक्स कितना गया अपॉन एल, क्या होता है एल, एम एन क्या होता है? अरे इस कॉस अल्फा को तो हम एल लिखते हैं, जो हमारा डायरेक्शन को ये साइन, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। आर लीजिए या इसको पूरे को कुछ और मान लीजिए। इसी तरह अगर आपको एम निकालना है तो एम होता है कॉस बीटा। कॉस बीटा बराबर होता है वाई अपॉन आर के। इसी तरह एन जो होता है ये हमारा हो जाएगा कॉस गामा, ये होता है जेड अपॉन आर के। तो ये आर क्या होता है? आर बराबर होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें जो आपके एक्स, वाई और जेड की वैल्यू है, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। और जो आपका एल, एम और एन है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। देखिए इस तरह की डायरेक्शन है, आर, अल्फा, बीटा, गामा। एक्स की तरफ अल्फा, वाई की तरफ बीटा और इसकी तरफ गामा। ये तीन एंगल देखिए आप इधर एक्स से। तो इस लाइन के साथ जो ये एंगल बन रहा है इसको अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा, तो जेड के साथ जो एंगल बन रहा है गामा। ठीक है। इन चीजों को हम लिखते कैसे हैं, वो लिखने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली उन्होंने यहाँ एक्स वाई जेड ना लेकर इसके जो कंपोनेंट लिए हैं वो एबीसी की टर्म में लिए। एबीसी की टर्म कैसे? डायरेक्शन कोसाइन, इसको डीसी भी बोलते हैं ऑफ अ लाइन, वो है एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी। अब ये एबीसी क्या है, इसकी हम बात करते हैं। एबीसी बेसिकली ये एक्स वाई जेड की तरह ही काम कर रहा है। जो हमने ऊपर एक्स वाई जेड लिया था, तो यहाँ पर ये एबीसी का काम कर रहा है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो आपका क्या होगा,
अल्फा बीटा गामा, एक सेकेंड। एल अपॉन ए, एल अपॉन बी, एम अपॉन बी। ठीक है। हाँ ठीक है, जो मैंने कराया वो ठीक है। एल एम एन ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर, ये वही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें वन बाई वन हम क्या करेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे और उस हेडिंग के बारे में थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की तो बात हो गई। अब जैसे जैसे हेडिंग आती रहेगी, जैसे ये इस तरह की हेडिंग आई है, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। क्या रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन के बीच में और लाइन के बीच में? ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम इस तरीके का है, एक दो तीन। ये आपका कोई एक पॉइंट है, ये ओ पी। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। देखिए थ्योरी जो है ना, थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो वाले वाले बाउंड होना शुरू हो जाती है जब आप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बिना थ्योरी के क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले थ्योरी को मुकम्मल तौर पर समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है, ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपके पास एक लाइन है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है आपको ये बताना है। किस तरह से बताएंगे, उसके लिए आप यहाँ लिखिएगा। ये है कॉस अल्फा, यानी अल्फा। ये है बीटा, और ये है गामा। हेडिंग है हमारी। आवाज आ रही है ना मेरी रेगुलर? यस सर। तो मत जाइएगा। रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो, एक बात आप मुझे बताओ। अगर इस लाइन को मैं, यानी ओपी को, मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मुझे बताइए, जो ये आपका ओपी का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम आर से दिखाते हैं, वो किसके बराबर होगा? सिर्फ एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, एल एम और एन। एल जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कॉस अल्फा को, एम जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कॉस बीटा को, और एन जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कॉस गामा को। तो क्या होगा, जो हमारा कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स अपॉन आर, इसको लिखेंगे वाई अपॉन आर, इसको लिखेंगे जेड अपॉन आर। तो देखिए, ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो ये होगा वो होगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जोड़ कर देखता हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन है, इनको जोड़ कर देखिए, इनके स्क्वायर को सम करके देखिए।
स्क्वायर कहाँ से करेंगे? स्क्वायर करेंगे ऊपर से। ऊपर यानी कि ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा एक साइड एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो क्या होगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बनेगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा बनेगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको लेना है इन तीनों का एलसीएम। तो ये बन जाएगा ऊपर भी सेम। उससे होगा क्या? इससे ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पूरी ऊपर वाली कहानी याद नहीं रखनी। आपको याद जो रखना है वो ये याद रखना है कि जो रिलेशन होता है करेक्शन कोसाइन का आपस में, वो ये होता है कि अगर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 1 के। और कैसे लिख सकता हूँ उसको? इसकी जगह आप उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल्स टू 1। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो ये बात समझ में आई आपके? आपको याद सिर्फ ये रखना है जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहा हूँ। बाकी जो ऊपर से डेरिवेशन था वो आपको समझाने के लिए था कि आपको क्या याद रखना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू टू पॉइंट। आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कहाँ से पास कर रहे हैं? दो लाइंस, दो पॉइंट्स। एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू, मतलब ऑरिजिन से पास ना करके इस बार वो कहाँ पर आ गया? थोड़ी आगे आ गया। पहले ओरिजिन से पास कर रहा था, इस बार वो ओरिजिन से थोड़ी सी आगे आ गया। तो हमने क्या करना है? हमें उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है या इसकी वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफर हो जाएगी, थोड़ी सी डिफर कर जाएगी। कैसे डिफर करेगी वो मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ। सेकंड टॉपिक के सेकंड हेडिंग इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। पहले एक पॉइंट से पास कर रहा था, इस बार वो दो पॉइंट से पास करेगा। पहले वाले में और इस वाले में मैं आपको फर्क बताता हूँ, पहले क्या फर्क है दोनों। पहले वाला जो था वो यहां से पास कर रहा था ओरिजिन से, जाते जाते वो एक इस पॉइंट से टकरा था, तो सिर्फ ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये तो जीरो जीरो होते हैं, तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं? इसके कॉस अल्फा कॉस बीटा
और कॉस गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा हम लिखते हैं एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा लिखते हैं वाई अपॉन आर, और कॉस गामा लिखते हैं जेड अपॉन। लेकिन अभी क्या है ना, ये पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट ना हो करके दो पॉइंट से बनेगा। तो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है आपका ये, और एक पॉइंट है ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1, z1। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2, y2, z2। ठीक है। अब ये जो आपका पी क्यू वैक्टर है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इन सब चीजों को भी हटा दीजिए, जरूरत नहीं। वो बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अगर मुझे इस वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, तो वेक्टर में आपने इतना पढ़ा था कि अगर पी क्यू लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वो लिखा कैसे जाएगा? वो लिखा जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। जैसे आपने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, फिर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी ना, ऐसे ही इस चैप्टर में चीजें ऐड होती जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है उसका। तो क्या होगा, यस। आप यहाँ से ओ पी क्यू की वो निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। वो हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इन सब का हो जाएगा रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। अब मैं पी क्यू इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं पी क्यू को पी क्यू ही लिखूंगा। बस आप ध्यान रखिएगा पी क्यू है किसके बराबर। पी क्यू बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अभी क्या है, ये वैल्यू अगर मैं इसको यहां पर एक्सटेंड करता हूं, तो ये वही एंगल बनाएगी ना यहाँ पर, जो यहाँ बनाएगी ये वाली लाइन। क्योंकि अगर यहाँ अल्फा यस। बन रहा है तो यहाँ भी अल्फा बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ अगर एंगल बीटा बन रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एंगल बीटा बनेगा। और इसी तरह से आप इसके साथ अगर एंगल देखेंगे, तो जो एंगल इसके साथ यहाँ बन रहा होगा गामा, वही एंगल इसके और इसके बीच में बन रहा होगा गामा। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन ना करके हम बाकी चीजों को हटा लेते हैं, कि जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमने ऐसे ही बनाया। क्या बात है, सभी हट गया। आप भी हट जाओ, क्यों रह गए यहाँ? तो देखिए होगा क्या। 2 पॉइंट आपके, आप यहाँ से मान लो पी एंड क्यू। पी क्यू x1, y1, z1, x2, y2, z। अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालिए, तो बहुत सिंपल है। आपको पता है ना आपने पी क्यू कैसे लिखा? पी क्यू वेक्टर वो आपने लिखा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो उससे क्या होगा, आप कॉस अल्फा लिखिए, आप कॉस बीटा लिखिए, और आप कॉस गामा लिखिए। तो जो कॉस अल्फा है वो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन, पूरी वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं, बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट, पी क्यू। कॉस बीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, एंड दिस इज z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू।
तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब आ जाइए आप एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए। इफ द लाइन मेक एन एंगल 90, 60 एंड 30 with the positive direction of x, y and z, find the direction cosine। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन अ मिनट होने वाला क्वेश्चन। कुछ ज्यादा खास चीज दी भी नहीं है। उसने बोला है कि जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है ना, इन तीनों के अलावा वो एंगल्स बना रहा है। ये ओपी है। और एंगल जो अल्फा बीटा गामा बना रहा है, मानी कि अल्फा अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री। जो बीटा बना रहा है, ऐसे मत देखिएगा कि अल्फा 90 दिख नहीं रहा सर। आप इसको देखेंगे 3D डायग्राम में। 3D डायग्राम में बनेगा। बीटा जो है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और गामा कितना बना रहा है, 30 डिग्री। यानी गामा कितना होगा, 30 डिग्री। यही है। ठीक। तो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन? जो कि होता है एल, एम और एन। एल को हम लिखते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की जगह आप डाल दीजिए cos 90। और cos 90 होता है 0। एन को हम लिखते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री को हम लिखते हैं 1/2। इसी तरह कॉस गामा। कॉस गामा हो जाएगा cos 30, जो कि होता है √3/2। तो यहां तक बात क्लियर है आपको? यस सर। उसने यही पूछा था। अब देखिए मंतशा, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो आप सेकंड वाली मीटिंग ज्वाइन कीजिए। अच्छा।